Assalamu alaikum students, welcome to lecture number 19 which is maximum power transfer theorem। ये relatively काफ़ी एक सिंपल किस्म का टॉपिक ही है, लेकिन इसके लिए मैंने एक जो है अलहदा ही लेक्चर स्लाइड बना ली है। उनके पिछले जो टॉपिक्स हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, और CLO1 का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो है CLO2 शुरू हो जाएगा, जो कि आज के लेक्चर से मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो क्योंकि हमारे पास टाइम रिलेटिवली कम रह गया, तो मैं थोड़ा ना क्विकली मूव करता हूँ और टू द टॉपिक रहता हूँ इसके अंदर। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम आपके पास चैप्टर नंबर 4 के अंदर से ही है। अच्छा, हाँ, हमारे पास अब होता क्या है कि काफ़ी प्रैक्टिकल केसेस के अंदर ना आप कोई सिस्टम ऐसा बना रहे हैं जिसमें टारगेट आपका ये है कि जी ये कोई सप्लाई लगी है, और वो सप्लाई कोई पावर जो है ना वो प्रोवाइड कर रही है सिस्टम के अंदर। ठीक है, सर्किट को पावर सप्लाई कर रही है, और पूरा एक कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क अंदर लगा हुआ है, और एंड के ऊपर आपका टारगेट ये है कि जी मैक्सिमम जो पावर है ना वो आपके पास जो है ना लोड को डिलीवर की जाए। ठीक है, तो जब भी मतलब इन जनरल भी अगर आपने लोड को पावर देनी है तो आप चाहते हैं कि जी मैक्सिमम पावर जो है ना वो लोड को आपके पास डिलीवर की जाए। ख़ास तौर पे ये जो है कम्युनिकेशंस और बाकी केसेस में जो है ना कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर जो है ये चीज़ एप्लीकेबल है कि मैक्सिमम पावर लोड तक पहुँचे। अब we now address the problem of delivering the maximum power to a load when given a system with non internal losses। अगर कोई एक सिस्टम है जहाँ पे आपको इंटरनल लॉसेस आपको पता हैं, ठीक है, तो उस केस में कैसे आप जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए एवेल्यूएशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। It should be noted that this will result in significant internal losses greater than or equal to the power delivered to the load। ठीक है, इस केस के अंदर जो है ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स के केस में है। ठीक है, और वहाँ पे आपके पास क्या होता है कि जी अब मैं ये इन वर्ड्स के अलावा ना एक ज़रा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताता हूँ। अब आम तौर के ऊपर अगर आपका टारगेट है ना कि जी पावर जो है वो ट्रांसफ़र आपने करनी है यहाँ से अगली साइड के ऊपर, ठीक है, तो आइडियली तो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए कि जी अगर कोई भी जो है इधर रजिस्टर नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो उस केस में जितनी भी पावर यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है वो सारी की सारी पावर आपके पास जो है लोड के क्रॉस ही आएगी। लेकिन जैसे कि हमने पिछले जो है पोर्शंस के अंदर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट्स के केस में हमने चेक किया हुआ है कि हमारे पास ऐसे नहीं होता। जो भी सर्किट होगा उसकी कोई ना कोई इक्विवेलेंट आपके पास इस पॉइंट से देखने पे रेजिस्टेंस होगी, और जो भी नेटवर्क लगा है एंड पे कोई ना कोई वैल्यू वी थेवेनिन की आपके पास यहाँ पर जाके आ जाएगी। जब आपने चीज़ देखनी हो कि जी लोड की साइड के ऊपर जो है मैक्सिमम पावर आपने ट्रांसफ़र करनी है, तो इस थ्योरम के केस में जो है ना ये आपको बताएगा कि लोड की साइजिंग किस तरीके से होनी चाहिए कि आपके पास पावर मैक्सिमम आए। अच्छा, अब यहाँ पे केस क्या है कि अगर तो लोड की वैल्यू जो है वो काफ़ी कम है, लेट्स से ये आपने तकरीबन शॉर्ट सर्किट या उसके करीब ही रखा हुआ है, तो आप जब ये देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट है या बहुत ही कम वोल्ट्स इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, लेट से 1 वोल्ट इधर ड्रॉप हो रहे हैं, ये 5 वोल्ट का था, और जब इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे और ये लेट से आपके पास ये जनाब 5 ओहम जो है ना ये है, नहीं बल्कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को छोड़े, मैं वोल्टेज में बात करता हूँ। 5 वोल्ट इधर से 4 वोल्ट इसके क्रॉस आ रहे हैं, ठीक है, तो जितनी भी पावर आपके पास यहाँ से जारी होगी करंट की फॉर्म में, एक ही करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है इसके क्रॉस ज़्यादा पावर लॉस होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो हमारे पास के केस आ जाता है कि अगर लोड की वैल्यू बहुत कम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू दिस वन, तो आपके पास ज़्यादा लॉसेस इस साइड पे आ जाएंगे। अगर आपके पास ऑन द अदर हैंड इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, लेट से ये आपके पास हो जाता है 4 वोल्ट के करीब है, और ये आपके पास जो है प्लस माइनस जो है 1 वोल्ट के करीब है, तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि इसकी रेजिस्टेंस आपके पास रिलेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। ठीक है, रेजिस्टेंस इसकी कम है, तो उस केस के अंदर जो है जितना भी करंट फ्लो कर रहा होगा आपके पास जो है वो एक तरह का आप कह सकते हैं कि जी मैक्सिमम यहाँ पे आपके पास लोड के क्रॉस पहुँच रहा होगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो है ना 1 सेकंड आया था, लेकिन ओवरऑल जब हम देखेंगे तो सिस्टम के अंदर जो है इसकी वैल्यू को आप इन्फिनिटी के करीब अगर ले जाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पर से जी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो उस केस में पावर लॉसेस कम होते रहते हैं। ओवरऑल भी अगर हम देखें कि ये अगर आपने रजिस्टर उसी वैल्यू का लगाया हुआ था और यहाँ पे आपके पास 1 वोल्ट आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है ये 5 वोल्ट था, तो और यहाँ पे आपके पास आ रहा था ±4 वोल्ट। तो इसमें क्या है कि अगर ये वही रेजिस्टेंस है जो कि पिछले केस में लगी हुई थी, तो आपके पास ये 4 वोल्ट का मतलब ये कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये इसके मुकाबले में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि बेशक इसके क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा आ रही है और पावर आपके पास ज़्यादा जो है इसको डिलीवर हो रही है, लेकिन ओवरऑल करंट आपके पास कम हो गया है, ठीक है। तो आई की वैल्यू कम है। तो पिछले सिनेरियो से इसमें देखा जाए तो बेशक इस रजिस्टर के मुकाबले में यहाँ पे ज़्यादा पावर आ रही है, लेकिन आप ओवरऑल जितनी पावर इस सोर्स से ड्रॉ कर सकते थे आपने वो ड्रॉ नहीं की। ये ठीक है, तो आपके पास जो है जितना आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते थे आपने कम पावर ड्रॉ की, तो आपके पास जो है ना उसका ज़्यादा पोर्शन यहाँ पे आ गया। लेकिन पहले इस केस में आपके पास कितना आ रहा है, लेट्स से आई डोंट नो 5 वाट लेट्स से आ रहा है पावर इस केस के अंदर। और अगर आपने जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑरेंज कर लेते हैं, तो अगर आपके पास जो है ये आर एल की वैल्यू इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उस केस में ±4 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है आ रहा है तकरीबन लेट्स से ±1 वोल्ट है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ से जो है सोर्स से हो सकता है कि अब 10 वाट जो है ना आप ले रहे हैं। तो अगर एब्सोलूट वैल्यू ऑफ पावर को देखा जाए तो हमें पता चलता है कि ना तो ये रेड वाला सिनेरियो हमारे लिए बेहतर है कि अगर इस रजिस्टर की वैल्यू इसके मुकाबले में ज़्यादा हो, ठीक है, तो आपके पास जो है वो ओवरऑल करंट कम आ रहा होगा, क्योंकि ये आर थेवेनिन फिक्स है, ये फिक्स है। रजिस्टर ज़्यादा लगाते हैं सर्किट में से कम करंट ड्रॉ होता है, कम करंट ड्रॉ होने की वजह से कम पावर लोड को मिलती है, एज़ कम्पेयर टू द अदर केस जहाँ पे आपके पास ये वाला जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू आर थेवेनिन। तो उस केस में क्या होगा कि जी करंट तो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा फ्लो करेगा, लेकिन उस करंट का मेजर पोर्शन आपके पास इसके क्रॉस पावर डिलीवर करेगा और इसके क्रॉस कम करेगा। तो सेकंड सिनेरियो में ऑरेंज सिनेरियो के अंदर आपके पास ओवरऑल लोड से पावर ज़्यादा ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास पावर कम मिल रही है। तो ये एक किस्म का ना कॉम्प्लेक्स सा एक सिनेरियो बन जाता है कि जी किस केस के अंदर आप जो है ना मैक्सिमम पावर को जो है ना डिलीवर कर सकते हैं लोड में इन एब्सोलूट टर्म्स, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक ये थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, जिसके अंदर हम इसी सिनेरियो को ना सॉल्व करते हैं। तो लीनियर सर्किट के केस में मैक्सिमम पावर इन अ लीनियर सर्किट हमने निकालनी है, और इसमें हमारे पास जो है लोड रजिस्टर की वैल्यू को हम ना चेंज लेट से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि ना क्या उसके बाद हमने क्या किया, पहले स्टेप के अंदर ये जो भी हमारे पास इधर सर्किट था उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लिया। अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है और भी रेजिस्टर्स लगे हैं, आप उसका सिंपली थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लें, जिससे आपको सिस्टम की इंटरनल रेजिस्टेंस आर थेवेनिन पता चल जाएगी और वी थेवेनिन वोल्टेज। सेकंड केस क्या है कि आप यहाँ पे पावर का रिलेशन लिखते हैं। पावर हमारे पास क्या आएगी इस सर्किट में से, आई पावर हमारे पास है आई स्क्वायर आर एल, ठीक है। आई स्क्वायर कितना होगा जी, आई हमारे पास है वी थेवेनिन डिवाइडेड बाय आर थेवेनिन प्लस आर एल, इसका स्क्वायर कर लिया और आर एल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि जी कितनी पावर टोटल है जो कि हमें लोड पे मिल रही है। अब ये एक फंक्शन है, इसको आप समझ लें ये जैसे होता है एफ ऑफ आर एल आपके पास है, ठीक है जी, कि ये कितनी आपके पास जो है ना पावर जो आती है वो पी इज़ अ फंक्शन ऑफ आर एल। तो अगर हमने इसका मैक्सिमा निकालना है कि मैक्सिमम पावर कहाँ पे आएगी, तो हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेट कर देंगे डी पी ओवर डी आर एल। मतलब आर एल को आप इसमें समझें जैसे एक्स का वेरिएबल होता था ना,
और उस हिसाब से इसको सॉल्व कर दें। तो इज़ इक्वल टू एफ डैश ऑफ आर एल, डेरिवेटिव ले लिया इसका। अच्छा, इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि ये ना दो फंक्शन से मिलके बना है। इसको लेट से कह देते हैं हम ए ऑफ आर एल है टाइम्स बी ऑफ आर एल है। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो रिलेशन आपके पास आएगा, ये मैं आर एल नहीं लिख रहा, ए डी बी ओवर डी आर एल प्लस बी डी ए ओवर आर एल। तो पहले केस में क्या होगा कि आप ये वाला हिस्सा जो है वी थेवेनिन, ये एक सेकंड में एडजस्ट कर दूं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, वी थेवेनिन ओवर आर टी एच प्लस आर एल होल स्क्वायर। पहले फंक्शन को उसी तरीके से लिखा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया टाइम्स 1 प्लस अब आर एल जो है उसको इसी तरीके से लिखा। अच्छा, और ये ओवरऑल वी थेवेनिन स्क्वायर को बल्कि कॉमन ही ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, वी थेवेनिन स्क्वायर। आर एल को हमने ऐसे लिख दिया, तो इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, ये 2 जो है ना ये इस साइड के ऊपर है, ठीक है, आर थेवेनिन प्लस आर एल टू द पावर ऑफ -2। -2 बाहर आ गया और जो अंदर वाली टर्म है वो हमारे पास हो जाएगी 1 ओवर आर थेवेनिन प्लस आर एल की पावर 3, ठीक है जी। डेरिवेटिव लिया है एक उसमें, और आगे जो है इसका फर्दर जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव वो क्या आता है, आर थेवेनिन प्लस आर एल, ये कांस्टेंट है, आर एल का हो जाएगा .1। तो ये आपके पास ओवरऑल डेरिवेटिव आ गया है इसके अंदर, जिसमें से आप क्या कर सकते हैं, आर थेवेनिन प्लस आर एल का क्यूब को कॉमन ले जाएं। ये कहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे लिख देते हैं, मैं आर टी लिख देता हूँ आर थेवेनिन की जगह, आर टी प्लस आर एल क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही ऊपर आ जाएगा ना, आर टी प्लस आर एल, इस वाली साइड के ऊपर ये इसी तरीके से रहेगा क्यूब का, तो ये चीज़ आ जाएगी -2 आर एल, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा जी वी थेवेनिन का स्क्वायर टाइम्स ऑल ऑफ दिस। और जब आपने जो है मैक्सिमा निकालना हो तो इस चीज़ को ज़ीरो के बराबर पुट करके आर एल की वैल्यू निकालेंगे। इस सब को आप ज़ीरो के बराबर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ये प्लस आर एल -2 आर एल है, ये हमारे पास रह जाएगा खाली माइनस और एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नीचे वाली जो टर्म है उसको हम अगली साइड पे ले जाएं तो वो क्योंकि रेलेवेंट है। एक इसमें से जो रिलेशन हमारे पास आता है कि जी ये वाली चीज़ हमारे पास होगी अगर आर थेवेनिन इज़ इक्वल टू आर एल, मतलब जो मैक्सिमम पावर हमारे पास ट्रांसमिट होगी वो तब होगी अगर ये लोड आप जो है सिस्टम की इंटरनल थेवेनिन रेजिस्टेंस से मैच कर देते हैं। जब इसको उससे मैच आप कर देंगे तो उस केस में आपके पास पावर कितनी हो जाएगी, रिलेशन ओरिजिनल ये था, इसके अंदर इन दोनों को बराबर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी,
ये हमारे पास आ जाएगा जनाब आर एल प्लस आर एल, यानी आर थेवनन प्लस आर थेवनन हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 आर थेवनन का स्क्वायर, तो वी टी एच, बाकी सारा रिमूव कर देते हैं ना पहले, क्लियर रहे, इज इक्वल टू वी टी एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4 हो जाना था, 4 RL होल स्क्वायर था, ऊपर RL है 4 RL। तो मैक्सिमम पावर जो कि इस सर्किट के अंदर जो है आप जिसको विड्रॉ रिमूव कर सकते हैं, जिसके ऊपर RL और आर थेवनन बराबर हों, इसको RL लिख लें या आर थेवनन लिख लें, अगर बराबर हैं तो एक ही बात है, वो आपके पास इतनी है, वी थेवनन होल स्क्वायर ओवर 4 RL। तो बेसिकली ये पूरी चीज़ आपके पास जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है, जिसके अंदर ये सारा इधर वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि लोड रजिस्टर जो है 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है, और अगर उसी पावर के फंक्शन को हम ड्रॉ करें तो हमें पता चलता है कि जी अगर लोड रजिस्टर की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है, तो उस केस में आपके पास जो है करंट तो काफ़ी फ़्लो करेगा, लेकिन क्योंकि लोड के क्रॉस वोल्टेज कोई नहीं ड्रॉप करेगी, तो आपके पास पावर 0 ट्रांसफ़र हो रही है लोड की साइड पे। और अगर आप जो है इन्फिनिटी इसकी कर देते हैं तो आपके पास करंट कोई नहीं फ़्लो कर रहा होगा, इसलिए आपके पास पावर 0 हो जाएगी। जबकि आप मैक्सिमम जब आपके पास उस फंक्शन का आएगा वो आएगा जब आर एल की वैल्यू आर थेवनन के बराबर है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर आप लोड को उस केस में प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स द थेवनन रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम द लोड। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि जी ये पढ़ने का फ़ायदा क्या थ्योरम्स का, कि जी अगर थ्योरेटिकल कोई चीज़ पेपर में नहीं पूछनी थी, तो उससे रिलेटेड जो है वो मेरा आंसर ये है कि मैं इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि जनाब एक कोई सर्किट गिवन है या ये सर्किट है, और आर थेवनन की कोई वैल्यू गिवन है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो मैं कह दूँ कि जी अप्लाई करते हुए जो है ना, नहीं, इस सर्किट को यूज़ करते हुए आप मैक्सिमम पावर पॉइंट थ्योरम को साबित करें। ठीक है, मैं साबित करें कि आर एल की वैल्यू इसी के बराबर होगी, तो फिर आपके पास आएगा। तो मतलब इस तरह का क्वेश्चन जो है वो अप्लाई की नेचर के अंदर ही आता है। तो ये जो है थ्योरम किसी न किसी केस में सिनेरियो के अंदर पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो इसी के लिए अभी एग्जांपल हमारे पास आ गई। तो अब मसलन क्वेश्चन हो सकता है कि जी ये पूरा सर्किट है, तो पहले पार्ट है कि जी अच्छा कि आप जो है ना इसके अंदर निकालें कि आर एल की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए हो सकता है, और उसके बाद सेकंड पार्ट है कि जी साबित करें कि वाकई इस केस के अंदर जो पावर है वो मैक्सिमम ही ट्रांसफ़र हो रही है। जब बात आ जाएगी ना कि जी इस सर्किट का सारा सॉल्व किया और साबित करें, तो साबित सिर्फ थ्योरम के प्रूफ वाला प्रोसेस इस सर्किट के लिए करके ही आप कर सकते। मैं अभी एग्जांपल एक इसकी भी दे दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र इन द सर्किट। अच्छा जी, अब ये एक सर्किट गिवन है और सीधा हमसे कह दिया गया जी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए जो है आर एल की वैल्यू निकालें। अब हमें पता है कि आर एल की वैल्यू जो है ना, अच्छा जी, आर एल की वैल्यू भी पूछी है और मैक्सिमम पावर भी, मतलब कि पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने लोड के पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जी हम यहाँ से इसका थेवनन इक्विवेलेंट सर्किट बना लेना तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। थेवनन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो जी ये इंडिपेंडेंट को आपने सप्रेस किया, इसको ऐसे किया और वैल्यू निकाल ली आर थेवनन। वो क्या होगी जी 6 इन पैरेलल विद 12, जो कि मेरे ख्याल में 3 आता है। 12 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है जी, तो 18 हमारे पास होता है किसके बराबर है, ये 3 टाइम्स 2, और ये ऊपर वाला हमारे पास है 12, 3 टाइम्स 3 9, 3 से इसको करें 4, 3 से इसको करें 3, और 2 से डिवाइड करें इसको, 2 3 ज़र 6,
ये मैंने क्या किया है, हमारे पास 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3 9 टाइम्स 2 18 होता है। 12 + 18 नीचे है, ऊपर इनका प्रोडक्ट है 12 × 6 पैरेलल के अंदर। तो 12 को हमने 6 पे डिवाइड किया, 2 आ गया। और जो 3 है हमारे पास, इसको इससे किया, 2 आ गया। तो आंसर है 4 ओहम। अच्छा, ये मैं एक पैरेलल जो है ना कॉम्बिनेशन को डायरेक्ट करने की कह रहा था। इन दोनों का पैरेलल आ गया 4 ओहम। ठीक है, इधर से देखने के ऊपर 4 ओहम, 3 ऐड किया 7, 2 ऐड किया 9, तो 9 ओहम हमारे पास आ गया आर थेवेनिन। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और निकालना है हमने वी थेवेनिन वोल्टेज कितनी आती है। उसके लिए क्या करते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। तो पहली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब इधर से, बल्कि पूरा सर्किट ही सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाना था, रेजिस्टेंस भी आ जानी थी, पर कोई नहीं। 12 से इधर किया, हमारे पास ये आ जाएगा 12/2, और ये रजिस्टर्स हो जाएंगे 4 ओहम के। उसके बाद 4 को 2 से करेंगे तो हमारे पास 8 वोल्ट, 4 इधर रजिस्टर आ रहा होगा, 8 वोल्ट हमारे पास ऐसे करके आ रहे होंगे। 8 वोल्ट है, 4 3 और 2 9, तो 8 वोल्ट हमारे पास वी थेवेनिन है। नहीं, 8 वोल्ट नहीं है हमारे पास वी थेवेनिन। ठीक है जी, 7 हो गया। 7 के बाद आपने क्विक करने की कोशिश के अंदर और मसला होता जा रहा है। 7 था और ये 8 है, 4 3 7 है और हमारे पास 8 वोल्ट है। 8/7 का करंट हमारे पास अपवर्ड जा रहा है। ठीक है जी, तो 8/7 के करंट में 2 एम्पेयर। ये पूरा सॉल्व करने का ही मुझे करना पड़ना है। इधर देख लेते हैं प्रोसेस के अंदर। पूरा इन्होंने सॉल्व करके वी थेवेनिन वोल्टेज कितनी आई है, 22 वोल्ट। मैं अपने मेथड से भी देख लेता हूँ एक दफ़ा। मैं जो सॉल्व कर रहा था, पहला सर्किट मेरे पास आ गया ऐसे करके, ये मेरे पास आ गया जनाब 4, और ये करंट सोर्स का रह गया 12/6 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, और यहाँ पे 3 एम्पेयर है। उसके बाद मैंने उसमें कन्वर्ट किया, तो 4 से मल्टीप्लाई होके ये हो गया ±8 वोल्ट, और ये हो गया जनाब 7 एम्पेयर, 7 ओहम। और यहाँ पे मेरे पास ये लगा हुआ है 2 एम्पेयर का, और आगे इसके बाद 2 ओहम और है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको फिर ट्रांसफॉर्म करके पैरेलल में ले आता हूँ। तो ये पैरेलल में आने के बाद ये हो जाएगा, 7 था तो 7 ही रहेगा, और ये जो था 8/7 एम्पेयर हो गया हमारे पास इधर को। अब 8/7 + 2, 8/7 + 2 का मतलब है +14/7 इज इक्वल टू 22/7। ठीक है जी, तो ये टोटल जो है करंट, अगर हम इस एंगल से देखेंगे तो ये बन जाता है 22/7 एम्पेयर। उसके बाद इसको फिर ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये 9 हो जाएगा, और जो ये 7 था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ±22 वोल्ट।
ये एक सिंपल पेज के ऊपर मैं करूँ तो मैं इससे भी जल्दी कर सकता हूँ, पर यहाँ पे ये मसला आ गया। तो जी 9 ओहम और ये वी थेवेनिन 22 की होगी। अच्छा, अब 9 ओहम आ गया। आर एल की वैल्यू पूछी थी, तो आर एल क्योंकि आर थेवेनिन के बराबर होना चाहिए, तो आर एल इज़ इक्वल टू 9 ओहम। मैक्सिमम पावर उन्होंने पूछी है, वो आपके पास कितनी होगी, वी थेवेनिन होल स्क्वायर ओवर 4 आर एल, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम पावर के केस में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनाब 22 टाइम्स 22 डिवाइडेड बाय 4, और क्या हो जाएगा 9। तो ये 4 है, ये बन जाता है 11 टाइम्स 11 121 बटा 9। ठीक है, तो 121/9 जो भी वैल्यू आती है तकरीबन, वो आपके पास जो है इधर मैक्सिमम ये वही है ना 22 स्क्वायर, इसमें से 2 से डिवाइड करें 11, तो 11 4 से 2 स्क्वायर से डिवाइड करें 11 का स्क्वायर ऊपर रह गया डिवाइडेड बाय 9, 121/9 13.44 वाट। तो ये आपने इसको जो है ना सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम को। अच्छा, जो दूसरी एक चीज़ मैं कह रहा था कि अब मैं आगे कहूँ कि जी आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लिया, लेकिन अब साबित करें। तो अब साबित करने में आपको क्या करना होगा, उस केस के अंदर यहाँ पे आप रखेंगे जी 22 वोल्ट, यहाँ पे आप रखेंगे 9 ओहम, और यहाँ पे आपके पास है आर एल की वैल्यू। ठीक है, आर एल आपने जो है, अब आपने क्या करना है, आपने साबित करना है कि जी आर एल की किसी और वैल्यू के ऊपर जो है ना कि तमाम दूसरी वैल्यूज़ के ऊपर आपके पास रिजल्ट डिफरेंट आएगा। तो अब ये साबित करने का वही थ्योरम ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि जी जेनेरिक केस के अंदर जो है ना आई है, तो आई की वैल्यू आप उसी तरीके से लिखेंगे। वो कितनी आएगी आपके पास, वो आपके पास आ जाएगी जनाब 22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस आर एल होल स्क्वायर। 22 का स्क्वायर ये मैं वो बताने लग गया हूँ, करंट है आई स्क्वायर आर, ये पावर लिख रहा हूँ मैं। पावर इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर का मतलब क्या हुआ कि जी ये आई का स्क्वायर आपने लिख लिया 22 स्क्वायर बाई ये टाइम्स आर एल, ये आ गया। फिर आपने क्या करना है, आपने कहना है कि जी इसका हम अगर डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर एल, ठीक है, तो वो वाली जो चीज़ है दैट इज़ इक्वल टू क्या आ जाता है, को उसको ज़ीरो प्लेस करेंगे, तो इसका पूरा डेरिवेटिव लेंगे, ज़ीरो के बराबर पे उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, और फिर वहाँ से आप ना साबित करेंगे इन चीज़ों को। तो ये क्या स्टेप है, ये एग्जैक्ट यही स्टेप है कि यहाँ पे अब आर थेवेनिन और वी थेवेनिन जो जेनेरिक थे उसकी जगह 22 वोल्ट आ गया और 9 ओहम लिखा हुआ आ गया, और वही स्टेप करते जाएंगे इन सारों के अंदर। पहले भी वो चीज़ें कांस्टेंट थी, एंड पे सॉल्व करके आपके पास उसी तरह का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर और वहाँ पे कहा जाता है आपको कि जी ये सर्किट है इसका थेवेनिन और ये सारा निकालें, ठीक है, यहाँ है कि जी ये सर्किट है, इसका इस्तेमाल करते हुए जो है ना साबित करें कि जी इसकी पावर जो है वो मैक्सिमम उसके ऊपर होगी, या ऐसी कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो आप यूँ उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जेनेरिक आपको उसका बता दिया। तो ये थ्योरम्स इस तरह से ना पूछे जा सकते हैं आपसे। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या आता है यहाँ पे जी, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आर ऑल दैट विल ड्रॉ द मैक्सिमम पावर फ्रॉम। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर कहा है कि जी वैल्यू इसकी निकालें जिसके ऊपर जो है ना मैक्सिमम हमारे पास पावर आएगी। अच्छा, इस केस में भी रेजिस्टेंस पहले निकालनी है, इसको शॉर्ट सर्किट किया आपने, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करने के बाद आपने निकालनी थी, तो यहाँ पे आपको टेस्ट सोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये तो लंबी प्रॉब्लम आ गई, पर कोई नहीं, इसको भी हम करते हैं। इसको इधर प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया, इस तरह से करके यहाँ पे प्लस है, ऊपर माइनस है, ये वी एक्स है, ये 2 ओहम है, ये 1 ओहम है, ये 4 ओहम हो गया, ये 3 वी एक्स है,
और यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई हमने सोर्स लगाना है, सारे नोड्स लगे हुए हैं, तो बेहतर है कि हम भी यहाँ पर से वी टी लगा दें, वी टेस्ट। ठीक है, वी टेस्ट लगा दिया और आपने इधर से आई टी करंट जो है ना वो वैल्यूएट करना है। तो नोडल एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि जी ये वाला नोड है माइनस वी एक्स, ये वाला नोड है 3 वी एक्स, और ये माइनस वी एक्स ही है, और यहाँ से आगे करके सॉल्व करना है। तो ठीक है, यही एक पॉइंट है जहाँ पे सॉल्व करना है। तो इधर से एक इस तरफ को कोई करंट जा रहा है, इस तरफ को करंट जा रहा है, टोटल निकालते हैं हम इस पॉइंट पे नोडल एनालिसिस करके। यहाँ पे तो हमें पता है वी टी हो गया। अच्छा जी, तो ये क्या आएगा हमारे पास, इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारे पास होगा माइनस वी एक्स बाई 2। ठीक है, ज़ीरो माइनस जो है टेल माइनस हेड, आपके पास जो करंट ने फ्लो करना होता है, टेल पे माइनस वी एक्स है, इधर हेड पे ज़ीरो है, माइनस वी एक्स माइनस ज़ीरो ओवर 2, ये आपके पास आ गया। ठीक है, माइनस वी एक्स ओवर 2 सिंपली। उसके बाद दूसरा आ जाता है, ये हमारे पास क्या आएगा जनाब, प्लस माइनस वी एक्स माइनस 3 वी एक्स डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू, जितना करंट इसकी तरफ आ रहा है तो वो क्या होगा हमारे पास, वी टी माइनस माइनस वी एक्स प्लस वी एक्स हो गया डिवाइडेड बाय 4। तो इसको ऐसे करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर साइड को, माइनस 2 वी एक्स, इसको 4 से करेंगे माइनस, अच्छा ये पहले ही -4 बन जाता है, -4 को 4 से करते हैं माइनस 16 वी एक्स इज इक्वल टू वी टी प्लस वी एक्स। तो वी टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, वी या वी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी टी निकाल लेते हैं। तो वी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी टी अगर हमने निकालना है, ये वी एक्स भी अगली तरफ चला गया, 16 2 18 1 19 माइनस 19 वी एक्स इज़ इक्वल टू वी टी हमारे पास आ जाता है, जिसका मतलब बनता है कि माइनस वी एक्स अगर हमने निकालना है, माइनस वी एक्स जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, या चले वी एक्स की ही वैल्यू निकाल लेते हैं, वी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वी टी ओवर 19। ठीक है, 4 से किया था, -4 -16 हो गया, 2 -18 -19 ये हो गया। अच्छा, तो ये वाली चीज़ क्योंकि हमारे पास आई टी के बराबर है ये वाला हिस्सा, तो इसमें हम करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जनाब, वी टी माइनस वी टी ओवर 19 डिवाइडेड बाय 4, 19 टाइम्स 4, ये 80 माइनस 4 होगा 76 हो गया, और ऊपर क्या बन जाता है, 19 माइनस 1 18 वी टी। तो अब जब रेजिस्टेंस निकालनी है, वी टी ओवर आई टी करना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी टी ओवर आई टी। वी टी ओवर आई टी हमने किया 76/18, 76 बाय 18, इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा जनाब 38, यस 38 हो जाएगा। अगर इसको 4 पे डिवाइड करते हैं तो 4 पे डिवाइड करने पे, नहीं 4 पे हम कर नहीं सकते,
तो ये हमारे पास 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है जनाब 38 डिवाइडेड बाय 9। कैलकुलेटर यहाँ पे निकालते हैं। 38 डिवाइडेड बाय 9 4.22 और ये 4.2222 ओहम। ये चीज़ हमने करेक्ट निकाल ली। दूसरी चीज़, अब पावर का पूछा था इसने। पावर के लिए आपको क्या करना है, अच्छा जी अच्छा जी, जो पावर निकालनी है, पावर के लिए हमारे पास आरएल की वैल्यू तो ये आ गई थी। अब हमने दूसरी क्या चीज़ निकालनी थी, वो हमें निकालना है कि जी वी थेवेनिन कितनी आती है। तो वी थेवेनिन निकालने के लिए हमें ये पूरा सर्किट दोबारा से अब सॉल्व करना पड़ेगा ओपन सर्किट के थ्रू। ओपन सर्किट है मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं फ़्लो करेगा। तो इसी चीज़ को करना है सॉल्व। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अदद सिंपल लूप इधर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक मैश एनालिसिस भी नहीं है, ये सिंपल ही लूप आपने एक लगा दी है इधर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी। ये माइनस हो गया, -9 चलो इसके करंट को हम I1 कह देते हैं, कोई नहीं। -9 प्लस 2 और 1 3I1 प्लस 3Vx इज इक्वल टू 0। तो I1 हम देखते हैं तो I1 इज इक्वल टू Vx ओवर 2। ठीक है ना, Vx ओवर 2 के बराबर है। यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल देते हैं हम। तो Vx ओवर 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, -9 प्लस 3/2 Vx प्लस 3Vx इज इक्वल टू 0। तो ये 3 और ये कर लेंगे 6 प्लस 3 9/2 -9 इज इक्वल टू, इसको अगली तरफ भी ले जाए, -9/2 Vx। इससे ये कैंसिल हो गया तो Vx इज इक्वल टू 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का Vx आ गया। तो अब जब हम ओवरऑल देखते हैं जी I1 की क्या वैल्यू आ जाती है, I1 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। ठीक है, तो यहाँ से जब हम टोटल इस वोल्टेज को वी आउटपुट देखते हैं तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगी, ये आएगी हमारे पास 3Vx प्लस 1 टाइम्स I1 इज इक्वल टू वी थेवेनिन। ये ना अब मैं प्रॉब्लम्स को ना ज़रा क्विकली कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा वो डेप्थ के अंदर उस तरह एक एक स्टेप की एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि बहुत उस तरह की प्रॉब्लम्स आपने कर ली हुई हैं। 2 था, 3 + 2 हमारे पास कितना हो गया, 3 टाइम्स 2 6 प्लस I1 1 था प्लस 1 इज इक्वल टू 9 7 सॉरी 3 टाइम्स 2, ये हमारे पास हो गया टोटल 7 वोल्ट। अब जब पावर उन्होंने पूछा तो पावर निकालनी है। तो वी थेवेनिन का स्क्वायर 7 स्क्वायर ओवर 4 लोड का जो है वो हमारे पास जो वैल्यू है 4 टाइम्स 4.222, ये हो जाता है ऊपर जी 49। इसको 49 हो जाता है तो इसको हम लिखते हैं जनाब 49 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4.22 इज इक्वल टू 2.901 वाट। तो हमने जो है इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। तो ये आपके पास इतना मतलब कि कोई एडवांस नहीं चीज़ इसमें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि इसमें
आपसे सब कुछ एक तरह का पूछ सकता है बंदा। मसलन कि मैंने इसमें पूछा कि जी आप जो है ना मैक्सिमम पावर निकालें। अब ये पावर निकालने के लिए आपको पहले इसका जो है थेवेनिन वी थेवेनिन निकालनी है और आपको आर थेवेनिन निकालनी है। फिर ये वी थेवेनिन और आर थेवेनिन दोनों के लिए आपको एक एक सर्किट सॉल्व करना है, जिसके अंदर से हो सकता है कि वी थेवेनिन के केस में हमने जो है मैश एनालिसिस लगाया, और आर थेवेनिन के केस के अंदर मैंने क्या किया है, टेस्ट सोर्स लगाया था, वी टी टेस्ट सोर्स लगाया। टेस्ट सोर्स लगाने के लिए जब टेस्ट सोर्स लगाना था, टेस्ट सोर्स के अंदर जो है आगे मुझे जो है लगाना पड़ा है इधर नोडल एनालिसिस। और इन सारों के अंदर जो है फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पे के मैश एनालिसिस में जो है केवीएल लगाना पड़ा है, आपको ओहम्स लॉ लगाना पड़ा है, ठीक है। और जो नोडल है उसके अंदर इसी तरीके से आपको केसीएल लगाना पड़ा है, ओहम्स लॉ लगाना पड़ा है, पावर के रिलेशन लगाने पड़े हैं, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का लगाना पड़ा है। तो ये एक इस तरह के क्वेश्चन के अंदर शुरू से एंड तक का जो पहले चैप्टर से लेके यहाँ तक की जितनी चीज़ें तकरीबन पढ़ी हैं स्वाय बेसिक डेफिनेशंस के, सब कुछ अप्लाई हो जाती हैं। तो इसलिए इन प्रॉब्लम्स की इम्पोर्टेंस है कि एक प्रॉब्लम में मैं सारी चीज़ें चेक कर लूँगा कि वो सही तरीके से आपको आती हैं कि नहीं आती। तो इसलिए जो है ना और थ्योरम का भी पूछा जा सकता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास अब टाइम कम रह गया हुआ है तो मैं क्विकली आगे वाले लेक्चर के पोर्शन पे भी पहुंच रहा हूँ, जो कि है लेक्चर नंबर 20, जहाँ पे कैपेसिटर्स को और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये आपने फिज़िक्स के अंदर भी देखे हैं, लेकिन आपने सर्किट पर्सपेक्टिव से या एक फ़िज़िकल जो है सर्किट एलिमेंट के तौर पे इनको नहीं देखा हुआ। तो इसलिए जो है यहाँ पे मैं ये क्विकली इसमें से मूव करूँगा, पर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करता जाऊँगा। ये चीज़ आपके पास जो है चैप्टर नंबर 6 के अंदर है, ठीक है। तो चैप्टर 4 से हम लोग डायरेक्टली चैप्टर 6 के ऊपर जो है ना मूव कर गए हैं। तो अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसके अंदर रेजिस्टिव सर्किट थे। तो अब दो नए एलिमेंट जो है ना इस ClO2 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे और आगे उससे रिलेटेड सर्किट्स भी होंगे। टू न्यू एंड इम्पोर्टेंट, ये भी जो है पैसिव लीनियर एलिमेंट्स आपके पास हैं, ठीक है। मतलब ये एनर्जी जनरेट नहीं करते, तो जनरेट इन द सेंस कि अपने एनर्जी जो है वो सर्किट को एज सच जनरेट करके नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। इनको कैपेसिटर और इंडक्टर कहते हैं। रेजिस्टर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी डिसिपेट करते हैं। जितनी भी आप एक रेजिस्टर के क्रॉस जो है वोल्टेज करंट होगा तो वो सारी की सारी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी हीट में या दूसरे फॉर्म्स के अंदर। लेकिन जो कैपेसिटर और इंडक्टर है ना, ये आपके पास एनर्जी डिसिपेट नहीं करते बल्कि स्टोर करते हैं, और आइडियली ये कुछ भी डिसिपेट नहीं करते। इसका मतलब है कि आप अगर थोड़ी देर के लिए इसके अंदर एनर्जी को स्टोर करवा सकते हैं और कुछ देर के बाद जो है आप उस एनर्जी को वापस ले सकते हैं। इसी वजह से कैपेसिटर और इंडक्टर्स को स्टोरेज एलिमेंट्स कहा जाता है। रेजिस्टिव सर्किट्स, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स जो है ना, उनकी एप्लीकेशंस बहुत कम हमारे पास होती है। और ये इंट्रोडक्शन जो है अभी कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स का जब एक दफ़ा आपको कर दिया जाएगा तो इससे ज़्यादातर प्रैक्टिकल सर्किट्स में इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी आपके पास होता है। तो लेकिन है कि जो टेक्निक्स आपने पहले पढ़ी हैं वो सारी की सारी टेक्निक्स यहाँ पे इक्वली अप्लाई होती हैं। अब हम ना इधर स्टार्ट करेंगे बेसिक इसके पोर्शन से और आगे फिर देखेंगे कि ना कैसे वोल्टेज करंट रिलेशंस और सब कुछ कैपेसिटर के क्रॉस होता है। तो कैपेसिटर हमारे पास बेसिकली जो है एक डिवाइस, आप यूँ समझ लें कि आपके पास दो कोई पैरेलल कंडक्टर्स की बनी हुई प्लेट्स होंगी जिनके दरमियान में कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वहाँ पे जो है वो क्योंकि इंसुलेटर है और कंडक्ट नहीं करता, तो वहाँ पर से आपके पास डायरेक्टली जो है ना जो है वो करंट उस तरीके से फ्री चार्ज कैरियर्स उसके क्रॉस अवेलेबल नहीं है। तो होता क्या है
कि एक्चुअली जब आप इसके दोनों प्लेट्स के दरमियान में कोई ना कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, या कोई करंट इसको प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूसली, तो वो करंट क्या करता है कि इसके दरमियान में एनर्जी की स्टोरेज का बायस बनता है। और वो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर। अब चार्जेस तो फ्लो कर नहीं सकते, तो लेकिन है कि इसमें कंडक्टिव ना होने की वजह से आप समझ लें कि जैसे एक एटम है जिसके अंदर आपके पास सेंटर के अंदर ना कंसिडर कर लें कि जी एक पॉजिटिव हिस्सा है और बाकी की जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरह का बना हुआ है। तो जब आप पोलराइजेशन के अंदर इसके अंदर करते हैं, एक साइड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर देते हैं, दूसरी साइड के ऊपर आप नेगेटिव चार्ज अप्लाई करते हैं। तो जैसे समझ लें यहाँ पे पॉजिटिव किया, यहाँ पे नेगेटिव किया, तो इसके अंदर जो ये सेंट्रल हिस्सा जो पॉजिटिव है वो तकरीबन आपके पास यूँ समझें कि जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं वो आपके पास इस साइड के ऊपर थोड़े बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो स्क्यूइंग ऑफ द फील्ड है, ये मैंने सिंपलेस्ट टर्म्स के अंदर बताया। इसमें मल्टीपल एटम्स के साथ ना मॉलिक्यूल्स बने होते हैं जिनकी पोलराइजेशन थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स है। पर ओवरऑल क्या होता है कि जब आप करंट बीच में से पास करने लगते हैं तो वो करंट एक्चुअली पास नहीं करता। इनकी जब अलाइनमेंट आपके पास एक डायरेक्शन के अंदर हो जाती है तो उसकी वजह से एक तरह की जो है ना एनर्जी इनकी पोलराइजेशन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जितना ज़्यादा करंट आप प्रोवाइड करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास जो है इसके क्रॉस जो है ना ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो पोलराइज इस तरह से होते जाएंगे। तो टिल एक मैक्सिमम लिमिट है, जब मैक्सिमम पोलराइजेशन आ जाएगी आपके पास तो मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोर हो गई है इस कैपेसिटर के अक्रॉस। एक दफ़ा जब ये पोलराइजेशन हो जाएगी, आप अगर बाद में किसी नेटवर्क के क्रॉस सर्किट बाहर से कनेक्ट करते हैं तो इसके ये डीपोलराइजेशन, इसके पोलराइजेशन ओवरऑल जो है मैक्रोस्कोपिकली ख़त्म होने शुरू हो जाएगी। और वो ख़त्म होने की वजह से जो एडिशनल चार्ज एक तरह का इस पोलराइजेशन में स्टोर था वो आपके पास बाहर से फ्लो करने लग जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बेसिकली जो है ना कैपेसिटर का फंडामेंटल जो बिहेवियर है वो इस तरीके से है आपके पास। तो यहाँ पे और कोई मैं देख लूँ कोई पॉइंट तो नहीं ऐसा लिखा हुआ, नहीं, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू अ रेजिस्टर विच स्पेंड्स और डिसिपेट्स एनर्जी इरिवर्सिबली, एन इंडक्टर और कैपेसिटर स्टोर्स और रिलीजेस एनर्जी। तो हमारे पास रेजिस्टर्स ने हर केस के अंदर पावर जो है वो डिसिपेट करनी होती है, ठीक है, बशर्ते कि वो नेगेटिव रेजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाए। पर बाकी जो ये कैपेसिटर जो है और जो इंडक्टर हैं ये एनर्जी स्टोर करते हैं और फिर रिलीज़ कर देते हैं। आम तौर पे ये जो बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये आपके पास होता है, एयर होती है, हवा, सिरेमिक मटेरियल, पेपर या मीका, ठीक है, और ये इर्द गिर्द वाली जो एलुमिनियम फॉइल्स को यूज़ किया जाता है। तो मेन जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखा जाए तो जितना ज़्यादा आपके पास ये एरिया होगा इन प्लेट्स का, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ इन कांटेक्ट होगा, तो पोलराइजेशन उतनी ही ज़्यादा जगह के ऊपर आपके पास अकर कर सकती है। तो कैपेसिटेंस आपके पास ज़्यादा आएगी जितना इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में फासला आपके पास। अच्छा, तो एरिया से हमारे पास ये चीज़ बढ़ गई। जितना ये दोनों आपस में करीब होंगे तो उतने ही अफेक्टिवली जो है ना पोलराइजेशन ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ हो सकती है। जितना ज़्यादा फासला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम आपके पास जो है स्लोली वेरी कर रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में स्लो वेरी करने की वजह से पोलराइजेशन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। पर डिस्टेंस अगर जो है वो आप इनके दरमियान में कम करते हैं तो आपके पास जो है ये इंक्रीज़ हो जाएगा। और फिर आज थर्ड पैरामीटर आ जाता है परमिटिविटी, कि डिफरेंट मटेरियल्स की पोलराइजेशन की जो कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। आप कोई हाई परमिटिविटी वाला मटेरियल लगाएंगे जिसकी आपके पास जो है पोलराइजेशन जो है वो ज़्यादा इजीली पोलराइज हो सकता है, तो उस केस में आपके पास कैपेसिटेंस जो है ये बढ़ जाएगी, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या है कि कितनी एनर्जी को वो स्टोर कर सकता है मटेरियल। आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक दफ़ा आप कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं इसके क्रॉस, ठीक है, आई इज इक्वल टू, चलो ठीक है, नहीं ये मैंने आगे बताना था।
बेसिकली वोल्टेज जब आप अप्लाई करते रहेंगे ना, तो वोल्टेज की वजह से पोलराइजेशन होगी, करंट जो है उसके ख़त्म होने या इंक्रीज होने का वो सबब बनेगी। अच्छा, तो जब आपने अगर एक ख़ास वोल्टेज अप्लाई की है, तो बेस्ड ऑन द कैपेसिटेंस, जो कि मैंने आपको बताया था, उसके एरिया, आपस में प्लेट्स का डिस्टेंस और परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना एक ख़ास अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आप वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके पास पोलराइजेशन हो जाएगी टिल अ मैक्सिमम लिमिट, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि इन्फिनिट वोल्ट पे इन्फिनिट चार्ज तक आप पहुंच जाएं। तो वो हर एक के ऊपर जो कैपेसिटर अब मार्केट से अवेलेबल होगा उस पर कोई ना कोई लिमिट लिखी होगी कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर किया जा सकता है। Capacitance is the ratio of the charge on one plate of a capacitor to the voltage difference between the two plates, measured in farads. यूनिट इसका फेरड है। एक फेरड होता है 1 कूलम पर वोल्ट। आमतौर पे जो टिपिकल वैल्यूज़ यूज़ होती हैं वो आपके पास माइक्रो फेरड, ठीक है, से लेके पिको फेरड तक होता है। तो मतलब कि आमतौर पे कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं स्टोर कर पाते कि 1 वोल्ट के साथ 1 कूलम की बजाय जो है आप 1 वोल्ट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है माइक्रो फेरेड है, तो माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर हो जाएगा। पिको फेरेड है तो 1 वोल्ट अप्लाई करने के ऊपर आपके पास 1 पिको कूलम चार्ज स्टोर हो जाएगा। अल्टरनेटिवली कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर प्लेट एरिया पर प्लेट फॉर अ यूनिट वोल्टेज डिफरेंस इन कैपेसिटर। तो ये आपको यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेन कर दिया यूनिट का। सेकंड आपको जो है होपफुली जो अभी आपको जो है टीच करने की कोशिश की जा रही है कैपेसिटेंस के बारे में, तो आप इसको रेजिस्ट नहीं करेंगे। ये सिंपल पन है एक, क्योंकि रजिस्टर जो है वो आप पहले पढ़ चुके हुए हैं जिसके अंदर रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, तो इस चीज़ को रजिस्ट नहीं करना, समझने की कोशिश करें। तो ये वही रिलेशन कैपेसिटर करके ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम एरिया बिट ऑफ द प्लेट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम उनके ऊपर डिपेंड करता है। Capacitor voltage rating and capacitance are typically inversely rated due to the relationship in figure A. Arcing occurs if D is small and V is high. ठीक है, मेन जो है हमारे पास क्या हो जाता है कि जी वोल्टेज की एक लिमिट कोई ना कोई होगी मटेरियल और उनके ऊपर बेस्ड। सरफेस एरिया प्लेट्स का जो है लार्जर होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस फिर भी ज़्यादा होगी। अगर जो है मटेरियल जो है हाई परमिटिविटी का होगा तो आपके पास कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। गुड, और कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। ये आप लोगों के मेरे ख्याल में फ़िज़िक्स के मिड में भी पूछी गई थी ऐसी कुछ चीज़ें। सिंबल कैपेसिटर का ये आपके पास है दो, क्योंकि पैरेलल प्लेट्स होती हैं तो इसीलिए इसको पैरेलल प्लेट्स का ही बना दिया जाता है इधर करके। तो जी ये हमारे पास कैपेसिटर आ गया। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आपके पास होगी और जो है करंट जो है वो किसी एक डायरेक्शन के अंदर से फ्लो कर रहा होगा। कुछ कैपेसिटर्स होते हैं जिनके अंदर प्रिफर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स में प्रिफर्ड होता है कि एक जो प्लेट है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट किया जाए और दूसरी प्लेट को नेगेटिव से ही। तो उस केस में जो पॉजिटिव प्लेट है वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है और नेगेटिव वाला जो है ना उसको ऐसी कर्व लाइन बना दिया जाता है। तो ये भी एक सिंपल कैपेसिटर का ही है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक है, ये है। तो इनके साथ आमतौर पे इस तरीके से प्लस माइनस एक डायरेक्शन ना प्रिफर्ड पॉजिटिव होती है। तो जब इनको सर्किट में लगाना हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर आप उसको कनेक्ट करते हैं। अच्छा जी, अगर आपके पास जो है ना वोल्टेज टाइम्स करंट, वोल्टेज और करंट जो है ये कोई डायरेक्शन आप जो भी बना लेते हैं और दोनों का वोल्टेज भी ग्रेटर देन ज़ीरो है और करंट भी ग्रेटर देन आपके पास ज़ीरो है, तो आप इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल के अंदर एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वोल्टेज आपके पास बढ़ती जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास जो है ये करंट इस तरफ फ्लो करने की बजाय ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जी ये कैपेसिटर के अंदर पोलराइजेशन हुई थी
ठीक है। डिफरेंट साइड्स के ऊपर आपके पास जो है ये पोलराइजेशन का मैं बता रहा हूँ, ये प्लस है ये नेगेटिव है, और आपके पास जो है ना पोलराइजेशन हुई हुई थी, और जब ये करंट अगली तरफ मूव कर रहा है तो वो बेसिकली डीपोलराइज हो रहा है, और जितने भी चार्ज इसके अंदर एनर्जी जो स्टोर थी वो ये रिलीज़ कर रहा है सिस्टम के अंदर। तो बाकी मुख्तलिफ़ किस्म के कैपेसिटर्स होते हैं, कुछ जो है वो वेरिएबल कैपेसिटेंस भी बनाए जाते हैं जहाँ के ऊपर कोई आप ना ट्यूनिंग वगैरह करते हैं, जैसे वेरिएबल रजिस्टर या पोटेंशियोमीटर होता है, उन ट्यूनिंग के थ्रू जो है एरिया ऑफ द प्लेट्स या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को कुछ तरीके ऐसे तरीके से वेरी किया जाता है कि कैपेसिटेंस आपके पास चेंज हो सकती है। तो आमतौर पे इतने ये वैसे यूज़ नहीं किए जाते। अच्छा, इसके आईवी रिलेशन के ऊपर हम आते हैं। तो हमें पता है कि I इज़ इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, ये तो आपको जो है ना पहले भी जो है क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जा चुके हैं, मिड के अंदर भी थे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी, तो ये देखने मिलते जुलते चीज़ आगे भी फिर कुछ आने वाली है। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास था Q इज़ इक्वल टू सी वी। अगर दोनों तरफ टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया जाए तो ये क्या होगा, डी क्यू ओवर डी टी इज़ इक्वल टू सी डी वी ओवर डी टी। तो ये जो है ये हमारे पास करंट के बराबर है। तो हमारे पास रिलेशन आता है I इज़ इक्वल टू सी डी वी ओवर डी टी। तो हमारे पास जो करंट है वो कैपेसिटर के साथ इस रिलेशन के साथ रिलेटेड है। तो सर्किट के अंदर अगर कभी भी कोई चीज़ आती है और आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो ये रिलेशन यूज़ करना है। दिस इज़ द करंट वोल्टेज रिलेशन फॉर अ कैपेसिटर अज्यूमिंग द पैसिव साइन कन्वेंशन। ठीक है, वही पैसिव साइन कन्वेंशन हम ले रहे हैं कि जी अगर कोई ये एलिमेंट हमारे पास है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इस डायरेक्शन में अगर करंट आएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। करंट अगर पॉजिटिव से इंटर होता है तो एब्जॉर्ब कर रहा है, ABS में लिख देता हूँ। और दूसरे केस में अगर जो है यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस है और करंट अवे मूव कर रहा है, तो वो आप जो है एनर्जी जो है सर्किट में प्रोवाइड कर रहा है। ऑफ कोर्स इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो सिंबल है वो एलिमेंट का लग जाएगा, ये कैपेसिटर का लगा होगा। ठीक है, तो ये उसी के हिसाब से ये रिलीज कर रहा है REL द रिलेशनशिप। ठीक है, ये हो गया फॉर अ कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज। कैपेसिटर्स दैट सेटिस्फाई इक्वेशन 6.4 आर सेड टू बी लीनियर। जो इस तरीके से करेंगे वो लीनियर कैपेसिटर है। नॉन लीनियर कैपेसिटर में क्या होगा कि वोल्टेज या करंट चेंज होने के साथ कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाती है। ये आगे जाके आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पता चलेगा कि या डिवाइसेस के अंदर मॉसफेट, अगर मैंने चौथे सेमेस्टर में पढ़ाई तो उसमें मैं फिर बताऊंगा कि कैसे आपके पास जो है ये चेंज हो सकता है पैरामीटर। तो लेकिन है कि यहाँ पे इस बुक के अंदर लीनियर कैपेसिटर होंगे तो I इज़ इक्वल टू सी डी वी ओवर डी टी। तो ये चीज़ आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, उसका प्रूफ भी आपने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, तो अगर I इज़ इक्वल टू सी डी वी ओवर डी टी, तो इसका मतलब है कि अगर हम जो है इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी कि V ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1 ओवर सी माइनस इन्फिनिटी से टाइम तक I ऑफ टाउ डी टाउ। ठीक है, यहाँ और भी अगर कंप्लीट करें तो इसका मतलब है जो इनिशियल कंडीशंस, अगर इन माइनस इन्फिनिटी से नहीं आना, किसी टाइम ज़ीरो से आपने चेक करना शुरू किया है और उसके ऊपर वोल्टेज थी लेट्स से 5 वोल्ट जो है ना कैपेसिटर के अक्रॉस स्टोर था पहले, प्लस माइनस 5 वोल्ट पोलराइजेशन, और उसके हिसाब से ना 5 वोल्ट स्टोर था। तो उसके बाद जब आपने जो है इसमें से करंट कोई एक फ़्लो करना शुरू किया है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक एक कोई करंट फ़्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जितनी देर तक ये करंट फ़्लो कर रहा है उतनी देर तक जो है ना वो सारा का सारा करंट इंटीग्रेट होते हुए इस वोल्टेज को उस वैल्यू 5 वोल्ट से बढ़ाता जाएगा जितना भी करंट जा रहा है, टिल आपके पास टाइम टी आ जाता है। उस टाइम टी तक हमारे पास आ जाएगा जनाब के 10 वोल्ट तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये जितना पहले इनिशियल वैल्यू थी उसके बाद का जो है ना
एस्पेक्ट वो इस इंटीग्रेशन वाले जो है रिलेशन से आएगा। तो मतलब कि जो पहले वैल्यू थी ऐसे नहीं है कि उसको ज़ीरो कर दें, वो पहले भी कुछ चार्ज था तो उससे आगे काम शुरू होगा। अच्छा, तो यहाँ पे वही कैपेसिटर की पावर और एनर्जी वाला जो है हमारे पास रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पावर क्या होती है, वी आई, पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से इंस्टेंटेनियस पावर। तो वी तो वी रहा, आई इज़ इक्वल टू सी डी वी ओवर डी टी, वो हमारे पास आ गया। तो ये वी भी है और डी वी ओवर डी टी भी आ गया। तो ये रिलेशन आ गया इंस्टेंटेनियस पावर का। और जब आपने जो है एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का रिलेशन हमारे पास क्या होता है कि आपने जो है पावर को इंटीग्रेट कर दें टाइम से। पावर होता है कि इंस्टेंटेनियस जो पावर है वो आपके पास होता है जाउल पर सेकंड। तो टाइम से इंटीग्रेट करेंगे तो जाउल पर सेकंड को इंटीग्रेट करें तो जाउल आ जाएगा। तो इसको जब हम करते हैं पी ऑफ टाउ, वी हमारे पास ये वही वी है, डी वी ओवर डी टी यहाँ पे था, टाउ से ये इससे कैंसिल हो गया, वी डी वी आ गया। तो इसको जो है माइनस इन्फिनिटी से टाइम टी तक आप इंटीग्रेट करते हैं। तो वी का इंटेग्रल क्या होगा, हाफ वी स्क्वायर, माइनस इन्फिनिटी से इस टाइम तक, तो वो हमारे पास बन जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो आपने जो इन शॉर्ट जो है जितनी भी एनर्जी स्टोर करवाते हैं, जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है एक कैपेसिटर के अक्रॉस, तो वो हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, रिलेशन प्लेस करना है आपने, Q इज़ इक्वल टू सी वी, तो एक C से जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है ये इसको इसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है। Q स्क्वायर ओवर C से मल्टीप्लाई किया, C स्क्वायर V स्क्वायर हो गया जो कि Q स्क्वायर के बराबर है, और नीचे C रह गया, तो ये रिलेशन आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये वही चीज़ जो मैंने पहले ही आपको बता दी थी। तो आप यूँ इमेजिन करें कि जब एक आपके पास कैपेसिटर जो अनपोलराइज्ड है, तो उसके अंदर जो भी इस तरह के पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एक साइड प्रेफरेबली थोड़ी सी पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव, ये रैंडमली अलाइंड होते हैं। तो मतलब इस तरह से है कि ओवरऑल जब आप देखेंगे तो, क्योंकि ये हल्का सा पोलराइजेशन इनकी हो जाती है कि एक पास एटम है उसका नेगेटिव पोर्शन आया, तो उसने क्या किया कि नेगेटिव ने जैसे ही इसके करीब हुआ रोटेट करते हुए इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसका जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो उसकी तरफ हल्का सा अट्रैक्ट हुआ और टेम्पोरेरीली पोलराइज हो जाता है। तो जिस किसी भी टाइम पे देखें हर एटम कोई ना कोई पोलराइजेशन आपको नज़र आएगी, लेकिन ये सारी रैंडम पोलराइजेशंस हैं, किसी एक तरफ को अलाइन नहीं है। लेकिन जब आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करना शुरू करते हैं थोड़ी बहुत, तो यहाँ करंट इसको सप्लाई करते हैं, तो करंट के सप्लाई करने से ये अलाइनमेंट इनकी शुरू हो जाती है। ठीक है। और वोल्टेज इसके क्रॉस जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज़ करने लग जाती है। तो फिज़िकली अगर आप देखें तो ऐसे नहीं है कि कोई करंट इतना ज़्यादा इसमें से मूव कर रहा होता है, बल्कि इसके क्रॉस जो है ना आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से ना पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन हो रही होती है। तो पोलराइजेशन, जितने ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, और इसके क्रॉस वोल्टेज सडनली चेंज नहीं हो सकती। वो क्यों नहीं सडनली चेंज हो सकती, क्योंकि जब इस तरह से एक चीज़ पोलराइज हो गई है तो डीपोलराइज इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकती। तो आपने अगर पोलराइज करके जनाब 5 वोल्ट के लेवल तक ये सारा पोलराइज कर दिया, तो ऐसे नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन आप जंप करके जनाब -5 पे पहुंच जाए। उसका तो मतलब होगा कि सारे ऑपोजिट पोलराइजेशन हो गए, लेकिन जब तक एनर्जी इसको सप्लाई नहीं करेंगे तो ये डीपोलराइज हो के दूसरी साइड पे तो नहीं ना इन्होंने पहुंचना। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सडनली चेंज नहीं हो सकती, जो कि हमें यहाँ से भी पता चल जाता है। I इज़ इक्वल टू सी डी वी ओवर डी टी। अगर आपने जो है वोल्टेज को सडनली चेंज करना है, ठीक है, अब लेट से मैं कहता हूँ कि जनाब 0 से 1 कर दिया, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि dt जो है ना हमारे पास जो टाइम था इधर, dt हमारे पास आ गया 0, dv ओवर dt कितना हो गया, dv था 1 वोल्ट का और टाइम कितने में किया, 0 में, इन्फिनिटी। तो अगर आपने इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज चेंज करनी है तो आपको करंट कितना देना है,
इन्फिनिट, क्या इन्फिनिट करंट दे सकते हैं? नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब है सडनली इसके अक्रॉस वोल्टेज कभी भी चेंज नहीं होगी कैपेसिटर के अक्रॉस, हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। एनर्जी इज स्टोर्ड in the dielectric material in the form of polarization. This polarization does not allow the voltage to abruptly change. तो इसी तरीके से जो है ये बस लास्ट एक पोर्शन मैंने कहा पूरा ये हो जाए, कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो हमारे पास क्या होता है कि जी कैपेसिटर की अगर प्रॉपर्टीज़ हम मेन देखें तो जब डीसी आप अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज अगर आपके पास चेंज नहीं हो रही तो डी वी ओवर डी टी, अगर वोल्टेज चेंज नहीं हो रही, डी वी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जिसका मतलब है कि करंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ इक्वल टू सी डी वी ओवर डी टी होता है। करंट अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि डीसी वोल्टेज के केस के अंदर आपके पास कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट के बराबर है। ठीक है, कि कोई करंट नहीं फ्लो करेगा उसमें से। दूसरी चीज़, जैसे मैंने पहले बताया था कि वोल्टेज इसके अक्रॉस सडनली चेंज नहीं हो सकती, वो भी इसीलिए कि जी डी वी ओवर डी टी आपके पास अगर सडनली वोल्टेज चेंज करनी है तो वो आपके पास, ठीक है, कैन नॉट बी इक्वल टू इन्फिनिटी। सडनली नहीं आप इसको चेंज कर सकते, तो जिसका मतलब है कि हमेशा वोल्टेज जो है वो इस तरह की चेंज तो हो सकती है क्योंकि ये उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, पर ऐसे नहीं हो सकता वोल्टेज के क्रॉस के जनाब ज़ीरो थी और ऑल ऑफ अ सडन एक ही पॉइंट पे दो वैल्यूज़। अब ये जो पॉइंट है इस पे वैल्यू ज़ीरो है, ये वैल्यू वन है। ठीक है, तो इसका मतलब है ऐसा एब्रप्ट चेंज आपके पास कभी नहीं आ सकती वोल्टेज के अक्रॉस। यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वेयर्ड सिंस इंजेक्टिंग और एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी कैन ओनली बी डन ओवर सम फाइनाइट टाइम, द वोल्टेज कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। तो ये दूसरा वही बात की हुई है कि जी वोल्टेज इसलिए नहीं चेंज हो सकती कि आपने जो है ना वोल्टेज को चेंज करना, पोलराइजेशन को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी है या रिमूव एक्सट्रैक्ट करनी है, और वो आप जो है ना उसके लिए टाइम चाहिए होता है। अगर टाइम को ही नहीं देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं होती। इट टेक्स पावर फ्रॉम द सर्किट व्हेन स्टोरिंग एनर्जी अपनी फील्ड के अंदर, और पहले बाद में जो है वही आपके पास जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको रिलीज़ कर देता है। लेकिन एक्चुअल जो प्रैक्टिकली जो कैपेसिटर्स हैं उनका जो है ना मॉडल इस तरह का होता है कि एक ही आइडियल कैपेसिटेंस है और उसके साथ पैरेलल के अंदर लीकेज जो है ना कोई रेजिस्टेंस आपके पास होती है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से आपके पास क्या होता है कि अगर आपने कोई एनर्जी स्टोर की है और इस कैपेसिटर को आप वैसे ही छोड़ देते हैं, अनकनेक्टेड रखते हैं इधर से, तो वो इसी के अक्रॉस जो है करंट फ्लो करते करते आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। आपने उसको जनाब 10 वोल्ट पे स्टोर किया और आपने रख दिया, तो वो आपको पता चला कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो ज़ीरो तक पहुंच जाएगी प्रैक्टिकल कैपेसिटर्स के केस में। तो और लीकेज करंट कोई ना कोई उनमें से फ़्लो करता रहेगा क्योंकि ये इतने डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स के जो है रेजिस्टेंस को हम इन्फिनिटी मानते हैं या 100 मेगा ओहम तक, लेकिन 100 मेगा ओहम भी अगर आप बहुत टाइम देंगे तो कुछ ना कुछ इसके क्रॉस जो है ना लॉसेस के थ्रू जो है करंट फ्लो करता रहेगा, और वो जो वोल्टेज उसके इर्द गिर्द थी, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मॉडल आपको नज़र आएगा और एनर्जी लूज़ होती रहेगी। लेकिन बुक के अंदर जो है ना अभी जो आपको पढ़ाए जाएंगे वो आइडियल पढ़ाए जाएंगे, तो आइडियल कैपेसिटर में कोई लीकेज रेजिस्टेंस नहीं होती। लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको नज़र आएगी। दूसरा एक ये इस कैपेसिटर को जनरल समझने के लिए आप ये है इनकरेक्ट ही, लेकिन है कि चलें याद रहेगा, वो यूँ समझें कि जैसे ये ब्लॉक करने वाला हिस्सा है, डीसी आता है तो ये ब्लॉक कर देता है, डीसी करंट या डीसी वोल्टेज आती है ब्लॉक हो जाती है। और जो एसी है तो एसी के केस में जब वो चेंजेस वेरिएशंस हो रही हैं तो वो एक तरह की इसमें से पास हो जाती हैं, और वो ऐसे समझें कि ऊपर नीचे से रास्ता निकाल के पास हो जाती हैं। तो इसके बाद प्रॉब्लम्स हैं वो हम करेंगे आगे। 1 घंटा 10 मिनट का लेक्चर हो गया है, तो जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो आप लोग पूछ सकते हैं अभी।